नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर है। जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को जमानत मिल गई है। धोखाधड़ी के आरोप में घिरे थे सेशंस कोर्ट से ये बेल मिली है। जेल अधीक्षक को कोर्ट से रिहाई का आदेश भेजा गया। इस मामले में 9 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। न्यायिक रिमांड पर उनको भेजा गया था जेल। केसीसी लोन के नाम पर 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। तो 22 तारीख तक उनको जेल में रहना था, लेकिन इसके पहले ही उनको सेशंस कोर्ट से अब बेल मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत। सेशन कोर्ट ने जेल अधीक्षक को भेजा रिहाई का आदेश। एमएलए पर केसीसी लोन के नाम पर करीब 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। तो आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को जमानत मिली है। धोखाधड़ी के आरोप में घिरे एमएलए को सेशन कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यहां पर भेजा रिहाई का आदेश। एमएलए पर केसीसी लोन के नाम पर करीब 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। छत्तीसगढ़ के जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत। मामले में 9 जनवरी को हुई थी इनकी गिरफ्तारी। इस वक्त बिलासपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में बुर्का एंट्री पर प्रतिबंध। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल का बड़ा फैसला। बुर्का और निकाब के साथ दुकानों में एंट्री बंद। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद लिया गया निर्णय। आपात बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सराफा एसोसिएशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिलासपुर में बुर्का पहनकर या किसी तरह का कोई नकाब लगाकर ज्वेलरी शॉप में आने पर बैन लगा दिया गया है। तो लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया गया है। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष की तरफ से ये फैसला लिया गया। जिस तरीके से हाल ही में एक घटना सामने आई, सोने चांदी के जो जेवर है वो चोरी हुए एक जेवर दुकान से, तो उसके बाद ये बड़ा फैसला सराफा एसोसिएशन ने लिया है। सराफा बाजार में अब बुर्का या मुंह ढक कर के आने वालों पर प्रतिबंध है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये बड़ा फैसला लिया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर रतलाम से आ रही है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ विवाद हो गया। नशे में धुत ट्रैक्टर ड्राइवर ने एसआई की कॉलर ही पकड़ ली। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, लगातार जिस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है उसी का नतीजा है कि इतनी हिमाकत अब ये अपराधी कर पा रहे हैं। बिल्कुल, रतलाम में वाहन चेकिंग के दौरान विवाद का मामला। ट्रैक्टर ड्राइवर ने पकड़ा एसआई का कॉलर। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ विवाद का ये मामला था। नशे में धुत ट्रैक्टर ड्राइवर ने पकड़ी एसआई की कॉलर। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल का रोमांच एक बार फिर रायपुर लौट रहा है। राज्य में आईपीएल के 2 मुकाबले खेले जाएंगे और खास बात यह है कि आरसीबी यानी कि विराट कोहली की टीम रायपुर में मैच खेलेगी। तो आरसीबी के सीईओ ने इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीम की जो जर्सी है वो सीएम साय को भेंट की है। और ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद अब ये जो मैचेस होने वाले हैं उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही है, किस तरह के मैचेस होंगे, कब होंगे, इसको लेकर देखिए खास रिपोर्ट।
10 साल बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आईपीएल का आयोजन होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम आरसीबी का दूसरा होम वेन्यू होगा। रायपुर में मैच के सिलसिले में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सीईओ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद साफ हो गया है कि आईपीएल के दौरान आरसीबी रायपुर में मैच खेलेगी। छत्तीसगढ़ में 10 साल बाद आईपीएल की वापसी। आईपीएल 2026 के 2 मुकाबले खेले जाएंगे राजधानी में। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खेलेगी रायपुर में। विराट कोहली और अन्य स्टार खिलाड़ी खेलेंगे। फैंस को मैदान पर मैच का बेसब्री से इंतजार। आईपीएल 2026 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि रायपुर में आईपीएल के मैच होंगे, जिससे राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसके सीईओ अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। आईपीएल का 2 मैच यहां पर होने वाला है। ये आज हम लोग का आरसीबी के सीईओ से बात हुआ है। आईपीएल और आरसीबी के रायपुर आने की खबर से क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। फैंस को विराट कोहली और अन्य स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर देखने का बेसब्री से इंतजार है। साल 2026 क्रिकेट फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग भरा होने वाला है, क्योंकि वनडे और टी20 मैच के बाद अब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की वापसी राजधानी रायपुर में हो रही है। इस बार आईपीएल के 2 मैचेस राजधानी रायपुर में खेले जाएंगे। आरसीबी की टीम राजधानी रायपुर में, यानी कि विराट कोहली समेत कई दिग्गज खिलाड़ी रायपुर की पिच पर एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। वहीं आरसीबी की टीम के मैचेस के साथ ही अब आने वाले समय में यह भी संभावना है कि आरसीबी का नया होम ग्राउंड राजधानी रायपुर बनने वाला है। साथ ही साथ अब आने वाले समय में टेस्ट मैचेस की मेजबानी के लिए भी राजधानी रायपुर का स्टेडियम तैयार हो रहा है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7 रायपुर। दुर्ग जिले के 2 दर्जन थानों में सालों से कबाड़ की हालत में खड़े कुल 2070 लावारिस वाहनों में से 1820 वाहनों की विधिवत नीलामी कराई गई है। इस प्रक्रिया से 76,88,648 राशि शासकीय कोष में जमा हुई। पूरी कार्रवाई पुलिस एक्ट की धारा 28 के तहत नियम के अनुसार संपन्न की गई। दरअसल जिले में सड़क दुर्घटना, चोरी, तस्करी, डकैती जैसी कार्रवाई में जब्त किए गए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन कई सालों से थाने में कबाड़ हो रहे थे। हालात ये थे कि थानों में वाहनों के कबाड़, वाहनों का म्यूजियम बन चुका था। इन वाहनों को कोई क्लेम नहीं कर रहा था। वही वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इंजन, चेसिस नंबर के आधार पर वाहन मालिकों को कई बार संबंधित थानों से नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन वाहन मालिकों ने अपने वाहन को थाने से ले जाने की जहमत नहीं उठाई, उसको वही छोड़ दिया, जिसके बाद अब जाकर वाहनों की नीलामी की गई और उससे एक बड़ा रेवेन्यू आया है। एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया था और उसके आधार पे वो घोषणा भी जारी की गई थी। तो घोषणा जारी होने के उपरांत ऐसे वाहन जिनका कोई क्लेम नहीं था, कोई व्यक्ति उसको लेने नहीं आया, ऐसे सारे वाहनों को नीलामी उनकी की गई और इसके लिए जो सरकारी वेबसाइट है एमएसटीसी की वेबसाइट, उसमें इन वाहनों का डिटेल अपलोड किया गया था और वहाँ ऑनलाइन बोली लगाई गई थी और उसके आधार पे लगभग 1900 वाहन नीलाम हुए हैं और उनसे 85 लाख रुपए की बोली गई है और अभी तक 76 लाख रुपए उसमें से जमा हो चुके हैं और वाहनों को जिन्होंने खरीदा है वो उसको ले जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुकमा से। 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर। केरला पेंडा के 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी किरण चौहान के सामने सरेंडर किया गया है। तो सुकमा से ये बड़ी खबर है, जहां पर 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है एसपी किरण चौहान के सामने। तो लगातार डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे
नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार लगभग हर दिन आत्मसमर्पण की खबरें सामने आ रही है। सुकमा वो इलाका जो कि नक्सल प्रभावित सबसे ज्यादा रहा है, बीजापुर, सुकमा, गरियाबंद, कांकेर। ऐसे में अब यहां पर भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 31 मार्च 2026 ये वो डेडलाइन है जब नक्सल खात्मा की ये डेडलाइन केंद्र सरकार ने तय की है और इसके करीब आते आते लगातार नक्सलियों के सरेंडर करने की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। सुकमा में इस वक्त बड़ी खबर कि 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी किरण चौहान के सामने सरेंडर किया। आपको बता दें कि सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर, 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और इस खबर पर लीलाधर राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लीलाधर, ये आत्मसमर्पण कैसे संभव हो पाया? इसमें कितने बड़े नक्सली है, कितना इनके ऊपर इनाम घोषित था? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन तय की गई है उसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। खासतौर पे जो सुकमा क्षेत्र है, आज जिस तरह से 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ के इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब 31 मार्च 2026 दूर नहीं है जब सुकमा जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये जो आत्मसमर्पण हुआ, इसमें कोई बड़ा चेहरा नक्सलियों का जिसके आत्मसमर्पण से बहुत बड़ा झटका नक्सल संगठन को लगा, और अब सुकमा चूंकि यहां से बहुत से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कितना नक्सल मुक्त हो चुका है, कितना नक्सल मुक्त होने से बचा है? देखिए, जो नक्सली जितने भी है जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं से नक्सलियों के बड़े मददगार के रूप में हुआ करते थे। टॉप लीडर लोग को इन्हीं के माध्यम से पूरी जो जान पहचान से लेके जो उनको फायदा मिलता था इन्हीं के माध्यम से मिलता था। और खासकर जो केला पेड़ा जो गांव है वो गांव लगभग अब नक्सल मुक्त हो चुका है। और जिस तरह से पिछले दिनों जो राज्य के गृह मंत्री उन्होंने भी घोषणा की थी कि जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा वहां 1 करोड़ का विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे, तो सीधे सीधे अब गांव में भी लोग ये विचार बना चुके हैं कि अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ना है। और जितने भी जो नक्सली के रूप में काम कर रहे थे उनके ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो मुख्य धारा में जुड़ जाए। जी लीलाधर जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर कवर्धा से आ रही है। कवर्धा और महासमुंद के बाद अब सूरजपुर में करोड़ों रुपए के धान घोटाले को लेकर मामला सामने आया है। जिले के कई धान खरीदी केंद्रों से भारी मात्रा में धान गायब मिला है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच में टुकूडांड, सावाराव रावा और शिव प्रसाद नगर सूरजपुर धान खरीदी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन के दौरान हजारों क्विंटल धान की कमी पाई गई। कुल मिलाकर करीब 21,163 क्विंटल धान गायब मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। प्रशासन ने सभी संबंधित समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तो देखिए, लगातार ये जो पिछले सप्ताह हमने कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कई समितियों का निरीक्षण किया था और सत्यापन किया गया था, जिसमें 4 उपार्जन केंद्र जिसमें सावारावा में अनियमितता पाई गई थी, जिसका प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा शिव प्रसाद नगर उपार्जन केंद्र में 13,880 बोरा धान कम प्राप्त हुआ है। सूरजपुर उपार्जन केंद्र में 16,526 बोरा धान कम प्राप्त हुआ है। टुकूडांड उपार्जन केंद्र में 16,032 बोरा धान कम प्राप्त हुआ है, जिसका प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो बात कर लेते हैं जांजगीर जिले की। जांजगीर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतिम दौर में बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन की टीम सक्रिय हो गई है। समिति में अवैध धान खपाने से रोकने लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। तो टीम ने बमनीडीह क्षेत्र के ओम राइस मिल भागोडीह में दबिश दी है। 22,860 क्विंटल धान को जब्त किया गया। जिले में उड़न दस्ता टीम ने धान के अवैध भंडारण परिवहन के 97 प्रकरणों में 3600 क्विंटल और 7 वाहन भी जब्त कर लिए।
तो जांजगीर जिला प्रशासन की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अब अंतिम दौर चल रहा है। कुछ दिन ही जो है धान खरीदी को समाप्त होने के लिए बचे हुए और अंतिम दिनों में जो है कोचीय बिचौलिए समितियों में अपना अवैध धान खपाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बमनीडी में एक राइस मिल में छापामारी कर 22,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है और साथ ही जो है टीम मुस्तैद है और हर जगह पर छापेमारी और जांच की जा रही है। मैं बता दूं कि अभी तक जो है इस सीजन में धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर कुल 97 प्रकरण बनाए जा चुके हैं, जिसमें 3600 क्विंटल धान के साथ ही 7 वाहन मेटाडोर और ट्रैक्टर और मिनी डोर जैसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की है। अब चूंकि अंतिम दौर है और अंतिम दौर में इस तरह की शिकायतें ज्यादा आती है, इसे देखते हुए उड़न दस्ता की संयुक्त टीम जो है वो अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है और लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। पेंड्रा जिले के धान संग्रहण केंद्रों में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर साल 2024-25 में खरीदे गए करीब 20,000 क्विंटल धान का अब तक उठाव नहीं हो पाया है, जिसके चलते धान खुले में पड़ा खराब हो रहा है और लंबे समय तक उचित भंडारण कवरिंग ना होने की वजह से धान काला पड़ गया, गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। शुरुआती आकलन में शासन को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर के किसानों में नाराजगी है। वहीं जिला विपणन अधिकारी का कहना है कि अधिकांश धान का डीओ कट चुका है और जल्द उठाव किया जाएगा, लेकिन अब तक की देरी ने प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आधा से ज्यादा धान सड़ चुका है, खराब हो चुका है, पाकड़ हो गया धान। कब से रखा है धान? ये जनवरी 2025 पुराना वर्ष खरीदी हुआ था जी। तो गाड़ी वगैरह आती है इसमें? पहले भी जब शुरू में लोडी मतलब उठता था तो उठा, उसके बाद जब बीच में रुका उसके बाद नहीं उठा भी एक भी बार। दोनों संग्रहण केंद्र में करीब 20,000 कुंटल धान है, जिसका डीओ 16,000 का जारी हो चुका है। जो मिलर नहीं उठाए हैं उनको पेनल्टी लग चुकी है करीब 60 लाख की, और सारे मिलर उठाने के तैयार है। अभी ये स्थिति है गवर्नमेंट के प्रोत्साहन के कारण कि उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई है। पूरा धान 20 से 25 दिन के अंदर उठ जाएगा। इधर कोंडागांव जिले में धान खरीदी में अव्यवस्था के विरोध में किसानों ने बुधवार सुबह बनिया गांव के पास नेशनल हाईवे 30 जाम कर दिया। धान उठाव नियमित नहीं होने से नाराज किसानों ने धान से भरे ट्रैक्टर सड़क पर खड़े कर प्रदर्शन किया, जिससे यात्री बसों सहित सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। मौके पर कोंडागांव पुलिस और प्रशासन मौजूद है और किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है। तो जाम खुलवाने की कोशिश जारी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। तो बता दें कि किसानों का सड़क पर बड़ा प्रदर्शन ट्रैक्टर खड़े करके चक्का जाम कर किया और प्रशासन लगातार समझाइश में जुटा हुआ है। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। रायपुर जोनल दफ्तर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत 21 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई है। अटैच संपत्तियों में 20 करोड़ 46 लाख की 27 अचल संपत्तियां और 98.55 यानी कि 98,55,000 रुपए की चल संपत्तियां भी शामिल है। ये संपत्तियां भारत और दुबई में स्थित हैं, जिनमें लग्जरी अपार्टमेंट्स, कमर्शियल दुकानें और कृषि भूमि शामिल है। कार्रवाई की जद में रवि ओपल, रजत कुमार सिंह और हनी सिंह समेत 8 मुख्य आरोपी आए हैं। जांच एजेंसी अब तक इस पूरे मामले में कुल 2,621 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज या अटैच कर चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई से अवैध सट्टा सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। तो दुर्ग से लेकर दुबई तक महादेव सट्टा ऐप मामले में संपत्तियां कुर्क की गई है। आ रहे थे दुकान जाने के लिए, तो अचानक कट बजी गाड़ी, किनारे किए, तुरंत उतरे, आग चालू हो गई गाड़ी से पूरी। फिर हम लोग फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किए, 112 को डायल किए, तो उनके आने तक तो गाड़ी पूरी। आप लोग कहाँ से? हम लोग दुर्ग से आ रहे थे। मेरी दुकान है पावर हाउस में, वहाँ जा रहे थे दुकान खोलने के लिए। गाड़ी में 2 लोग थे हम लोग, मैं मेरी।
दतिया जिले के डिरोली पारा थाना क्षेत्र के रूहेरा गांव से लापता पवन चौहान को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 8 जनवरी को पवन सिंध नदी घाट पर मोबाइल और जैकेट छोड़कर गायब हो गया था, जिससे कि आत्महत्या की आशंका जताई जा रही थी और उसके मोबाइल में वीडियो भी इस आशंका को और बढ़ा रहा था। जो मोबाइल में वीडियो मिला उससे, वही पुलिस ने 2 दिन तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में सूचना मिली कि पवन नदी में कूदने के बजाय रिश्तेदारी में चला गया है। इसके बाद पुलिस ने अतरेटा क्षेत्र से उसे सुरक्षित बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और पवन से पूछताछ में जुटी हुई है। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। मेरी आत्महत्या का कारण मेरी सास, मेरा साला और मेरी पत्नी संध्या है। ये मुझे मरवाना चाहती है और कई बार मेरे पीछे गुंडे लगा चुकी है। प्लीज सब लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्लीज मेरी माँ को अच्छे से रखना, उनकी देखभाल करना, सब लोगों से मेरा निवेदन। मैं खुद तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।